पार्ट 18 में आपने सुना था कि डॉक्टर रंजना के वार्ड में से बाहर आकर बड़े हुकुम साहब के पास जाकर उन्हें धीरे से कुछ बताते हैं, जिससे बड़े हुकुम साहब का चेहरा उतर जाता है। अब आगे। मनीषा दूर खड़ी बड़े हुकुम साहब को ऐसे उदास चेहरे से देख रही थी। फिर वो धीरे से बड़े हुकुम साहब के पास गई और पास जाकर पूछने लगी, क्या हुआ हुकुम साहब का चेहरा क्यों उतर गया? क्या कहा है डॉक्टर ने? तो बड़े हुकुम साहब उदास चेहरे से कहते हैं, अब कैसे बताए बिन्नी आपको, पता नहीं रंजना को जब ये मालूम होगा तो वह बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। तो वापस से मनीषा कहती, बड़े हुकुम साहब आप साफ साफ बताए ना क्या हुआ है रंजना को। तो बड़े हुकुम साहब रुंधाई गले से अपनी नज़रों को कहीं और देखकर कहते हैं, वह बात यह है बिन्नी की ऐसे बोल ही रहे होते कि साहिल वहाँ पर आता है और कहता है, बड़े हुकुम साहब वो रंजना के पिता सम्राट सिंह की इंक्वायरी चल रही है तो आप चलिए करके। तो बड़े हुकुम साहब वहाँ से चले जाते हैं और मनीषा बड़े हुकुम साहब को ऐसे जाते देखते ही रहती है और रंजना को क्या दिक्कत है वो जान ही नहीं पाती है। पुलिस चौकी। साहिल और बड़े हुकुम साहब पुलिस चौकी आ जाते हैं और साहिल बड़े हुकुम साहब के सामने ही रहस्यमयी बातों के ऊपर सम्राट से सवाल करता है। करीब 3 घंटे की इंक्वायरी के बाद और सम्राट सिंह को अलग अलग पीड़ा देकर पूछने के बाद वो आखिर में साहिल के सामने अपनी हार मान ही लेता है और जो जो बातें उससे पूछी जाती है उन सब की जानकारी वो दे देता है। सम्राट सिंह सारी जानकारी बता देता है और वो कहता है कि मैंने कोटा वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करने के लिए कहा था, पर बड़े हुकुम साहब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ना करके उस विक्रम के नाम पर कर दी थी। इसलिए मैं हुकुम साहब को हर पल मरता हुआ देखना चाहता था। इसलिए मैंने उनके मजबूरी को समझा कि उनकी जान तो विक्रम और उनके बहन में अटकी हुई थी। इसलिए मैंने उन्हें परेशान करना चालू किया और आपने जब भाप लिया कि मैं आपके बहन और बेटे को तकलीफ दे रहा हूँ तो आपने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, वो भी सारे गाँव वालों के सामने, और इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए मैंने आपको बर्बाद करने का प्लान सोचता रहा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने यह सब प्लान किया। फिर वो अचानक से रोते हुए कहता है, इन सब तकलीफों को मैं सबसे ज़्यादा झेला हूँ। मुझे हर पल मेरी बेटी और बीवी से दूर होने का गम सताते रहता और दूसरी तरफ मेरा गुरूर मुझे ये सब करने से रोकता। मैं एक ऐसा बदकिस्मत बाप हूँ जो अपने बेटी को बाप का प्यार ना दे सका। हर बेटी अपने पापा की परी होती है और मैं तो अपने बेटे के लिए ही राक्षस साबित हुआ। राक्षस। इसमें शायद मुझे आप ऐसी सजा दो जैसे किसी को भी ना दी हो। मुझे ऐसे तड़पा तड़पा के मारो जैसे किसी को भी नहीं मारा हो, ताकि मेरी रूह भी ऐसे सोचने से पहले उसे डर लगे। इस पर विक्रम और हुकुम साहब खामोश रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर विक्रम को सोच कर कहता है, सम्राट सिंह तुम बाप भी कहलाने के लायक नहीं हो जो अपनी ही बेटी को तुमने मौत के कुएं में धकेला। इस पर वापिस से सम्राट सिंह अपना सर पकड़ते हुए रोने लग जाता है और खुद के बाल खुद ही नोचने लग जाता है। फिर डगमगाते कदमों से रोते हुए साहिल के पास जाकर कहता है, कैसी है मेरी बेटी? इस पर साहिल बिना भाव के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कैसी होगी तुम्हारी बेटी? फिर सम्राट सिंह एकदम से हुकुम साहब के कदमों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, हुकुम साहब जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर मेरी बेटी और मेरी बीवी को यहाँ से रिहा करवाइए। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, वो मेरे कहने पर ही ये सब करने जा रही थी, क्योंकि मैं उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। मेरी बेटी ने बचपन से ही मेरी वजह से बहुत तकलीफें झेली है। प्लीज़ मैं आपके आगे मेरी बेटी की भीख मांगता हूँ, उसे बचा लीजिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। ऐसे कहकर वो रोने लग जाता है। सम्राट सिंह से मुँह से ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। साहिल आज सम्राट सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू और अपने बेटी के लिए दर्द देख पा रहा था और ऐसा देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि रंजना ने अपने बापूसा की वजह से कितने तकलीफें झेली है। फिर वो दोनों साहिल के केबिन में जाकर बैठ जाते हैं, पर इस समय साहिल और हुकुम साहब के बीच में सन्नाटा छाया हुआ था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तभी हुकुम साहब एकदम से उठकर चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, रंजना और रंजना के मासा के रिहा के कागज तैयार कर दो और इन 3 दिन में उनको रिहा करना है। साहिल हुकुम साहब के मुंह से ये शब्द सुनकर एकदम से चौंक भी जाता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि रंजना की रिहाई हो। उसे रंजना को लॉकअप में बंद देखकर बहुत बुरा लगता था। हुकुम साहब की इस बात पर साहिल हाँ में गर्दन हिला देता है। हॉस्पिटल। अस्पताल में अभी तक रंजना और विक्रम एडमिट थे और उनकी सेवा में मनीषा और विक्रम के परिवार वाले जुटे हुए थे। मनीषा विक्रम के और रंजना की हर चीज़ का ख्याल करती थी और उन्हें टाइम टू टाइम दवाएं भी देती थी। एसपी साहिल भी रंजना का पूरा ध्यान रखता था और वो सुबह शाम रंजना से मिलने हॉस्पिटल जरूर आता था। ऐसे करते करते 8 दिन निकल गए और दोनों एकदम से ठीक हो गए। फिर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया। डिस्चार्ज होने वाले दिन घर के सभी सदस्य और साहिल उन्हें हॉस्पिटल लेने के लिए आया तो रंजना अपना हाथ साहिल के आगे करते हुए बोली, एसपी साहिल अब आप मुझे हथकड़ियाँ लगाइए और पुलिस चौकी ले चलिए। अब मेरा काम हो चुका है और मैं कस्टडी में थी तो मुझे वही जाना पड़ेगा ना।
रंजना के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सभी उसकी तरफ अवाक से देखते रहते हैं। फिर मनीषा गुस्से से उसके पास आती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, रंजना तुम्हें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम चुपचाप अभी घर पर चल रहे हो बस। इस पर रंजना सवाली नजरों से मनीषा की तरफ देख कर पूछती है, क्यों मेरी सेहत थोड़ी पूरी हुई क्या? तो मैं घर पर आऊँगी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो साहिल मुझे लॉक ऑफ में बंद कर सकता है। फिर वो साहिल की तरफ देख कर कहती है, चलो साहिल हथकड़ी लगाओ, मुझे और फटाफट पुलिस चौकी ले चलो। तो इस पर बड़े हुक्म से कहते हैं, रंजना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी रिहाई हो चुकी है और मैं जान चुका हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ था। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, हमेशा से और हमेशा रहोगे, करके वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते, जल्दी चलो महल में, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो इस पर रंजना छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर हुकुम साहब को कहती है, हुकुम साहब आपने बहुत गलत किया, मैं जेल में थी तो जेल में रहने दो ना मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो हुकुम साहब हंसते हुए कहते, अच्छा जेल में रहना तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो फिर जेल में ही रहने के लिए तैयार हो जाओ, पर साहिल के दिल के जेल में। इस पर असमंजस में रंजना कहती है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप हुकुम साहब? तो सभी रंजना को ऐसे असमंजस में देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, महल पर चले सब पता चल जाएगा। और फिर सब मिलकर वह महल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब पूरा परिवार महल पहुंचता है तो महल का दरवाजा खुलते ही रंजना अपने माँ बाबूसा को सामने देखकर खुशी से झूम उठती है और सीधी जाकर उनके गले लग जाती है। फिर रंजना के बाबूसा रोते हुए अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं और रंजना उन्हें माफ़ कर देती है। इधर थोड़ी देर में मनीषा के माँ बाबूजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है और खुशी से झूमते हुए अपने माँ बाबूजी के गले लग जाती है और कहती है, आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हो? तो मनीषा के माँ बाबूजी कहते हैं, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, ये सरप्राइज विक्रम और हुकुम साहब ने प्लान किया था। और फिर सब हंसने लग जाते हैं। फिर सब साथ मिलकर भोजन कर लेते हैं। भोजन के बाद मनीषा अपने माँ बाबूजी पर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहती है, पर माँ बाबूजी आपने तो गलत किया, विक्रम को तो आपने तो बता दिया लेकिन मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब विक्रम अब आपका अपना है और मैं पराई हो गई, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती, करके वो छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में विक्रम कमरे में आया और कहने लगा, मारे बावड़े कटे है तू? तो मनीषा मुंह फुलाते बोली, बाप को क्या काम है मुझसे? तो विक्रम मनीषा के पास आया और बोला, मारे बावड़े न तो गुस्सा आए रो असो की दो मुँह। तो मनीषा गुस्सा करते बोली, वो मुझे मुंबई से कांच की चूड़ियाँ मंगानी थी और आपने मुझे बताया नहीं, माँ बाबूजी आ रहे करके। इस पर विक्रम प्यार से मनीषा को अपने बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, बस अतरी सी बात चूड़िया, क्या पूरी चूड़िया की दुकान लगवा दूँ थारे वास्ते? इस पर मनीषा मुस्कुरा उठती है और दर्द कह के अपने कोहनी से विक्रम के पेट पर मारती है और उसके बाहों में से अलग हो जाती है। मनीषा कैसे करते विक्रम आहा लागे करके झूठ मूठ का नाटक करके चिल्लाता है। तो मनीषा चिंता भरे भाव से फटाक से विक्रम के पास दौड़ कर आती है और कहती है, क्या हो विक्रम, कहाँ लगी? और वो उसके पेट को देखने लग जाती है। इस पर विक्रम अपने शरारत भरे अंदाज में कहता है, हाँ बावड़ी चोट पेट पर ना दिल पे लगी। लेकर वो मनीषा का हाथ पकड़ उससे अपने सीने पर कर देता है और कहता है, ये दिल सिर्फ थाने वाते धड़की लो बावड़ी, सिर्फ थाने वाते। विक्रम के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वो शर्मा जाती है और अपना हाथ झटक कर जाने की होती है। तभी विक्रम दूसरे पर उसका हाथ थाम लेता है और उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी तरफ मुंह करके उसे अपने सीने से लगा लेता है। ऐसे ही 2 मिनट तक सीने में लगाए रखने के बाद वो मनीषा के चेहरे को ऊपर कर लेता है और उसके होठों के पास जाकर उसको धीरे धीरे और बड़े प्यार से किस करने लग जाता है। वो उसको होठों का किस करते करते उसके गर्दन को बाइट करने लग जाता है। अब वो कभी उसके होठ तो कभी गर्दन को छू रहा था। अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा था। तो अब वो मनीषा को अपने गोद में उठा उसे बेड पर लेटा देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और वो मनीषा के ऊपर गिरता है और दोबारा से उसे किस करने लग जाता है। अब वो किस करते करते धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है। ब्लाउज की डोरी खोलते ही मनीषा शिवर जाती है और वो अपनी पकड़ विक्रम पर और टाइट कर लेती है। अब वो दोनों मदहोश होते हुए जा रहे थे। अब विक्रम धीरे धीरे उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसके मोबाइल की रिंग बजने लग जाती है, जिससे वो होश में आ जाता है और कॉल रिसीव कर आ रहा हूँ करके वो मनीषा के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। मनीषा विक्रम को ऐसे एकदम से उसे छोड़ जाता देख वो आश्चर्य से देखती रहती है और अपने आप पर गुस्सा करती हुई कहती है, इस विक्रम को अचानक क्या हुआ जो ये ऐसे ही बीच पर ही छोड़कर जा रहे हैं। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि आजकल मोबाइल मेरा सौतन बनकर घूम रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा, कितना अच्छा मूड था, सारा मूड ही खराब कर दिया इसने, करके वो फटाफट से बेड पर से उठती है और पैर पटकती है फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर आकर वो बड़े बेड पर आकर लेट जाती है और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ जाती है। इधर सुबह होती है तो मनीषा अपने आप को विक्रम के बाहों में जकड़े हुए पाती है। मनीषा के सोने के बाद विक्रम बेड पर आकर मनीषा को अपने बाहों में लेकर सो जाता है, पर मनीषा को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है और सुबह को अपने आप को ऐसे विक्रम की बाहों में जकड़े हुए पाती है
तो रात की घटना उसे एकदम से याद आती है। तो वो अपने आप को विक्रम के बहाव में से छुड़ाने की कोशिश करती है और गुस्से से कहती है, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। तो विक्रम भी अपने प्यार भरे अंदाज में मनीषा के कान में जाकर कहता है, सॉरी मनीषा, पर इसके लिए मुझे बस 1-2 दिन का वक्त दो, फिर मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। वह मनीषा की आंखों में देखकर आई प्रॉमिस कहता है। तो मनीषा भी कहती है, ओके ओके, पर अभी चलो, नीचे हमारा सब वेट कर रहे होंगे आरती के लिए, तो चलो फ्रेश होकर नीचे। फिर वो दोनों नीचे आरती के लिए आ जाते हैं। आज भगवान की आरती रजना ही कर रही होती है और रजना को खुश देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आज आरती में साहिल भी होता है। साहिल आरती वगैरह होने के बाद सम्राट सिंह रजना के बापूसा कहते हैं, आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। तो सभी आश्चर्य से सम्राट सिंह की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं, जल्दी बताइए ना फूफासा, क्या बात है, आप क्या बताने वाले हो। तो सम्राट सिंह साहिल और रजना की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहते हैं, मुझे मालूम पड़ा है कि साहिल और रजना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों के रिश्ते के लिए मैं भी बहुत राजी हूँ और आप सभी भी बहुत राजी होंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्द से इनकी सगाई हो और फिर शादी कर लेते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों। मामा साहब, आपने तो ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं भी रजना और साहिल के रिश्ते के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर ये लोग कब से अपने प्यार को छुपा कर बैठेंगे, अब इनके हाथ पीले करने की बारी है। फिर वो विक्रम को अपने कोने से धक्का मारते हुए आंखों से इशारा करती है। तो विक्रम भी अपने लड़खड़े जुबान में कहता है, हाँ मामा साहब, आपने तो बिल्कुल अच्छा किया है। मैं भी कब से इन दोनों की शादी के लिए तैयार बैठा हूँ। रजना अपने बापूसा के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर एक बार तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरे दिल की बात तो मेरे बापूसा ने कह ही दी करके, लेकिन अगले पल उसके डॉक्टरों की बात याद आती है और वो दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने बापूसा के पास जाकर कहती है, बापूसा, आप फैसला लेने से पहले आप मुझे एक बार तो पूछ लेते। रजना के ऐसे कहने पर सब रजना की तरफ सवाल नज़रों से देखने लग जाते हैं और रजना के बापूसा उसकी तरफ सवाल नज़रों से देखकर कहते हैं, रजना तुम क्या कह रही हो, साहिल ने तो मुझे बताया था कि तुम भी साहिल से प्यार करती हो। तो तभी साहिल रजना के पास आता है और कहता है, रजना अब तुम्हें क्या दिक्कत है, हम तो कब से चाहते कि हम दोनों शादी कर लें, फिर अब क्या दिक्कत है। इस पर रजना गुस्से से कहती है, क्या दिक्कत है मतलब, मेरी मर्जी है, मैं कब शादी करूँ नहीं करूँ, किससे करूँ किससे नहीं। तो फिर साहिल सवाल नज़र से कहता है, किससे करूँ किससे नहीं का क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तो इस पर मनीषा तपक से बिना भाव से कहती है, नहीं, क्या हुआ है रजना को कि वह साहिल से शादी के लिए मना कर रही है, कि विक्रम मनीषा से 2 दिन की मोहलत मांग रहा है। जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 20 देख लीजिए।